हम्म। गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत लंबे टाइम से जूम पे आने की कोशिश कर रहे थे तो स्टार्ट करा है दोबारा। टॉपिक रखा है इम्पोर्टेंस ऑफ केस टेकिंग। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स आज हैं, आपको क्या लगता है कि हमारी केस टेकिंग की इम्पोर्टेंस कैसे है? प्लीज पहले वो शेयर करना। ड्यूल करेंगे आज, मेरे सिर पे नहीं रहना, मैंने पढ़ना है तुम लोगों से। ऑडियो वीडियो ऑन करो प्लीज। आओ भाई, सामने आओ। हेलो। डॉक्टर शादाब, वृशाली, अभिलिप्सा अभिलिप्सा, मीनाक्षी। बहुत सारे लोग जानते हैं इसमें, सारे जान रहे हैं यार। राजेंद्र पटेल। तुम होस्ट बनाओ मेरे को संजय। अरे तुम वैसे भी चले जाने हैं तुम। अरे तुम बनाओ। अरे फिर वापिस से वो जंप करेगा। जब वो आ ओके। जाएगा ना तो उसको करूंगा। राजेंद्र जी, आप अपना। सुप्रिया, गुड आफ्टरनून बेटा। ऑडियो वीडियो ऑन करो, बात करो मुझसे। बताओ तुम्हें क्या लगता है कि केस टेकिंग मतलब किस तरह से होनी चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है? क्या हुआ? केस नहीं करते क्या क्लास अपनी क्लिनिक में? चैटिंग में आंसर कर रहे हो? चैटिंग बंद करना और पड़ेगा फिर। कमान डॉक्टर्स, सारे सीनियर डॉक्टर्स हो। भाई सामने आओ ना, ऐसे चैटिंग पे आंसर मत करो भाई। डॉक्टर राजेंद्र, आप बोल रहे हो केस टेकिंग इज हाफ क्योर ऑफ द केस। कैसे? किस तरह से? अभिलिप्सा, ऑडियो वीडियो ऑन करो बेटा। जो भी जैसे भी समझ आता है वैसे आंसर करो एक बार। हेलो मैम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। वैशाली, अपना वीडियो ऑन करो बेटा। गुड एक्चुअली इवनिंग बेबी मैम। सो रहा है मैम, थोड़ा छोटा बच्चा है ना, इसलिए वो क्रैंकी है, परेशान करेगा। ओके। चलो, एक्चुअली जितना तुम केस शेयर कर सकती हो वो तो बताओ। ओके मैम, वेल टेकन केस इज हाफ क्योर्ड। जैसे केस टेकिंग में प्रायोरिटी है कि हम लीडिंग क्वेश्चंस ना पूछे, पहले थोड़ा सा माहौल ठीक करे, पेशेंट के साथ एक रैपो बिल्डअप करे, थोड़ा सा इधर उधर की बातें करके बाद में पेशेंट को बोलने देना है। हमने इंटरप्ट नहीं करना है बीच में। जो सबसे ज्यादा बॉदरिंग सिम्टम है, जो कंप्लेंट्स है, वो पेशेंट सबसे पहले बताएगा। और वही अगर चीज रिपीट रिपीट बता रहा है पेशेंट कंप्लेंट्स के बारे में या कुछ सेंसेशन के बारे में, तो उसको नोट डाउन करना है। और ट्राई टू कंप्लीट ईच सिम्टम इन एलएसएमसी फॉर्म: लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी एंड कॉन्कॉमिटेंट। और पेशेंट हम्म। को लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछना है जिसके आंसर यस और नो में है। ओपन एंडेड क्वेश्चंस पूछना है पेशेंट को। और हो सके तो केस टेकिंग के बाद सिम्टम्स को डिफरेंशिएट करें। डिसीज सिम्टम कौन से है और पेशेंट सिम्टम कौन से है। पेशेंट सिम्टम्स जो कि पेक्यूलियर है उसको प्रायोरिटाइज करें। जैसे अपने इवैल्यूएशन करते हैं सिम्टम्स का, विल एंड इमोशंस के, इंटेलेक्ट्स के, और पर्टिकुलर सिम्टम। जैसे विल एंड इमोशंस को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं हम लोग। और कौन से चीजों को फैमिली प्रायोरिटी देते हैं? मैम, विल एंड इमोशन, जैसे माइंड सिम्टम्स होते हैं ना, मेंटल जनरल, फिजिकल जनरल, तो उसमें विल एंड इमोशन और इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग दो होते हैं ना। तो जो विल एंड इमोशंस के सिम्टम है उसको ज्यादा प्रायोरिटी देना है, बाद में इंटेलेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग। और केस टेकिंग का कोई फॉर्मेट ना हो, जैसे पेशेंट जो फ्लो में बोलता है वैसे पहले पेशेंट को फिनिश करने देना है।
बाद हम्म में फिर साइड में नोट डाउन करना है कि पेशेंट को क्या क्या पूछना है डिटेल में। हम्म फिर जैसे ही पेशेंट फिनिश करता है उसके बाद में हम पूछ सकते हैं। हम्म और पेशेंट्स के इमोशंस चेक करें कि कौन से क्या बताते समय पेशेंट्स के इमोशंस चेंज हो रहे हैं। पेशेंट बहुत ज्यादा एग्रेशन या मींस वीप कर रहा है या क्या हो रहा है, तो वो हो सकता है कि वो पेक्यूलियर सिम्टम हो, या कुछ हम्म पेशेंट के लाइफ में बहुत मायने करता हो। उससे हो हम्म सकता है हमें एलिमेंट्स फ्रॉम मिले। हम्म बस बाकी तो इतना ही याद आ रहा है मैम बीच बीच में। ठीक। कोई किसी को लगता हो इसमें कुछ ऐड करना है? किसी को हाँ, गुड लगता है इवनिंग इसमें कुछ? मैम एंड सर। हाँ हम्म जी। वीडियो बेसिकली वीडियो ऑन पेशेंट कीजिए। को डॉक्टर पटेल वीडियो ऑन कीजिए। मैं ओपीडी में हूँ, थोड़ा पेशेंट चल रहे हैं। हम्म बेसिकली पेशेंट को पहला ऑब्जर्व करना है, कैसा आता है, क्या करता है, गेस्चर उसका ऑब्जर्व करना है। गेस्चर ऑब्जर्व करने के बाद उसको अच्छी तरह से सुन लेना चाहिए, वो क्या कहना चाहता है। हम्म उसमें से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, बाद में हम लीडिंग क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं अगर जरूरत पड़ा तो। हम्म, ठीक है। थैंक यू। थैंक यू मैडम। एक मीनाक्षी, आप भी सामने आओ जरा। मीनाक्षी का भी सही लिखा हुआ है। मीनाक्षी करिए ऑन करा। हाय मैम। हेलो सर। हेलो। हेलो बेटा। मैम केस टेकिंग जो है वो सबसे पहले हमारा मेन एम ये होता है कि हम पेशेंट आया है तो उसको हम देखें कि पहले क्या ट्रीटमेंट चाहता है, वो किस चीज़ के लिए ट्रीटमेंट चाहता है, वो ट्रीटेबल है भी कि नहीं है, वन साइडेड डिजीज़ तो नहीं है, कोई ऐसा सिम्टम तो नहीं है जो डाइटरी मॉडिफिकेशन से हम उसे ठीक कर सकते हैं, या कुछ हम उसे एक्सरसाइज बता सकते हैं। फिर उसको सुनना है, जैसे वो बोलता है उसके अकॉर्डिंगली उसके सिम्टम्स नोट करने हैं। एंड अगर कुछ मिसिंग लगता है तो वो हम पूछ सकते हैं उससे। और फिर हमें डिसाइड भी करना है साइड बाय साइड कि जो वो केस हमें समझ में आ रहा है अकॉर्डिंगली उसकी प्रोग्नोसिस, आगे उसकी ट्रीटमेंट, और आगे मतलब उसका फॉलो अप जैसे होगा, या भी प्रोग्नोसिस क्या है, मतलब केस का आगे सिनेरियो क्या है, मतलब हम उसे आगे कैसे फॉलो अप कर सकते हैं। हम्म ठीक है। थैंक यू बेटा। संजय, मैं मनराज के फोन से आऊंगी। उसका वीडियो स्टार्ट करो। अ, एक मिनट। हेलो। हेलो। ये ये देखो। देखो। काट दे दो काट please। दो। तुम्हारा ऑडियो बंद करो, या बंद किया था? मेरा बंद कर दिया। चलो कोई नहीं। देखो, कर दो, इसको होस्ट बनाओ। एक मिनट। सीधा हो जाएगा। हम्म, फिर चलेगी मैं। देखो जरा, हो गया? हाँ हाँ। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोलो, तुम थोड़ा हो गए थोड़ी। अभी इन दोनों ने तो बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले, जो भी मीन्स जो केस लेने चाहिए। तो इसमें सबसे पहले ये तो ठीक है, पिकुलियर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, क्या ऑब्जर्व करना चाहिए। हाँ। हम्म लेकिन मेरे ख्याल से सबसे पहले तुम्हें ये देखना चाहिए कि तुम्हें केस में क्या ट्रीट करना है। तो ये इसकी समझ जो है ना, अंडरस्टैंडिंग है ना, कि पेशेंट हमारे पास क्यों आया है। और हम्म पेशेंट जो क्रॉनिक हिस्ट्री देगा, हाँ, वो जो सिम्टम आज वो प्रेजेंट कर रहा है वो क्रॉनिक हिस्ट्री का पार्ट है, या वो कुछ अलग है।
हम्म। तो इसलिए सबसे पहले ये केस समझना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है। तो बाकी तो तुम बोल सकते, ये तो मैंने अपना पर्सपेक्टिव बोला है। ठीक है। चलो अब जो भी बताया अभी वैशाली ने, डॉक्टर राजेंद्र ने, मीनाक्षी ने, है ना, जो भी आप लोगों ने बताया है, किसी को लगा है कि ये गलत चीजें बताई हैं? सबने ऐड ऑन करा ना कि नहीं ऐसे नहीं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, बट क्या इसमें लगा किसी को गलत है कुछ या नहीं है? आंसर करो भाई। नो, किसी को नहीं लगा ना कुछ गलत नहीं था। पर देखो आंसर सबके अलग थे। किसी ने बताया कि विल एंड इमोशंस जो है उसकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, है ना, है ना, फिर इसके बाद इंटेलेक्ट और अंडरस्टैंडिंग। किसी ने बताया कि नहीं हमें पहले ऑब्जर्व करना है ना। हम डॉक्टर संजय की जो कंक्लूजन बताया वो हम बाद में आएंगे। जो तुम लोगों ने बताया मैं पहले उसको देखूंगी अभी, है ना। अलग अलग आंसर्स थे। क्यों थे? क्योंकि हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग केस ले रहे हैं। किसी को लग रहा है कि इसकी डायट्री मैनेजमेंट है या नहीं है, इसकी एक्सरसाइजेस हो सकती है कि नहीं, हम कुछ अलग से इसको देख सकते हैं कि नहीं, उसका डायग्नोज क्या है। डॉक्टर मीनाक्षी ने लिखा है ना कि हमें डायग्नोज भी पता लगता है उससे। किसी ने बोला है कि नहीं उसको ऑब्जर्व कीजिए फिर सुनिए फिर उसको आप लीडिंग क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, क्योंकि वो उनका तरीका है, उनका अंडरस्टैंडिंग है, उनका इंटेलेक्ट है। वो अपनी बुद्धि से अपने पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। देन डॉक्टर वैशाली ने बोला है कि नहीं हमारे लिए विल और इंटेलेक्ट पहले है, उसके बाद हमारे विल और इमोशंस पहले है, इंटेलेक्ट और अंडरस्टैंडिंग उसकी बाद में हम उसकी देख रहे हैं। उसके बाद हम उसको लीडिंग क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे, है ना। वो अपनी जगह ठीक है क्योंकि उनके केसेस में वो इस तरह से ही डील करती आई है। किसी में कुछ गलत नहीं था, सबकी अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हम क्या देते हैं, जिस तरह से डॉक्टर संजय ने बोला है कि व्हाट टू ट्रीट, ये हमें मालूम होना चाहिए। देखिए आजकल क्या है कि ट्रेंडिंग हो चुका है माइंड का ना, माइंड में ही जाना है, हर चीज माइंड से ही आ रही है। देख रहे हैं कि नहीं, माइंड माइंड माइंड, मैक्सिमम लोग माइंड उसके पीछे भागते हैं। माइंड में क्या चल रहा है, इजी लगता है वो सी चीजें करनी। हम बोलते भी हैं कि होम्योपैथी इज एन आर्ट एंड साइंस, तो हम आर्टिस्टिक होते जा रहे हैं, माइंड को डील करेंगे हम। लेकिन कितने लोग हैं जो माइंड को सही तरीके से डील कर रहे हैं? जब भी आप लोग माइंड को डील करते हो उसमें किस तरह से आपकी डीलिंग होनी चाहिए। एक सेंटेंस पर आप एक रूब्रिक बनाते हो, बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं जिनका आता है एक सेंटेंस बोल दिया, अब बताइए कि इसका रूब्रिक क्या बनना है, क्या मतलब है आपका। मरीज ने बोला था कि मुझे इस चीज की परवाह नहीं है, तो हमने ये ले लिया। सिचुएशनल डायलॉग्स भी आते हैं, आप अपने अंदर झांको एक बार, आपके अंदर से क्या सिचुएशनल डायलॉग्स नहीं आते हैं? किसी मोमेंट पर बैठे हैं, हाँ हमारी ईगो आती है, कभी बैठते हैं 10 बंदों के बीच में हमारी ईगो नहीं आती है। देन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है पिक करना। माइंड पर आप प्ले करते हो तो माइंड पर प्ले करना सीखना भी चाहिए बहुत ही बेहतर ढंग से। तरीका मैं बताती हूँ कि जो लोग माइंड पर प्ले करते हैं, जिस तरह से आपने ले लिया कि आपका विल जो है और इमोशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे हेट है एक फीलिंग नहीं है सिर्फ, हम इमोशंस लेते हैं, लव हेट एंगर, हम परसीव करते हैं ना चीजें। परसेप्शंस क्या होती हैं कि हमने पिक करा कोई भी चीज, उसको हमने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने सेंसेस के हिसाब से अपने दिमाग तक पहुंचाया, फिर वो जो चीज बन के बाहर निकलती है अपने अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग, हम उसके साथ खेलते हैं। हमारी बुद्धि उतनी ही है, हर इंसान की बुद्धि का एक दायरा रहता है। हम कई बार क्या होते हैं डॉक्टर्स, हम ना एक दायरा बना लेते हैं कि नहीं मैं तो माइंड का लेती हूँ, मेरे माइंड के बेस्ट आता है रिजल्ट। लेकिन कई बार देखो उसमें जाके कि हमारा दायरा कितना है, हमने जो परसीव करा वही, क्या परसेप्शन जरूरी थी वहां पे? जो लोग माइंड पे काम करते हैं परसीविंग उनको बंद करनी पड़ेगी, उनको अपने मरीज के हिसाब से चलना पड़ेगा। क्योंकि आप जब परसीव करते हो दूसरे के इमोशन को, आप अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ
परसीव करते हो। मुझे अगर कोई सिचुएशन बता रहा है यार मुझे उसने ऐसे गलत बोल दिया, ये कर दिया, तो मैं परसीव क्या करूंगी? उसको गुस्सा आ रहा है तो मेरी परसेप्शन क्या होगी? गुस्सा। काउंसलिंग में मैं उसको क्या समझाऊंगी? तोड़ दे फोड़ दे। कोच क्या करूंगी? उसको सिखाऊंगी क्या? तोड़ना फोड़ना। अब अगर उस पेशेंट को तोड़ना फोड़ना नहीं आता होगा तो वो मेरे से तोड़ना फोड़ना एक अलग इमोशन, एक अलग स्टाइल सीख के गया है, लेकिन फॉर ए शॉर्ट टाइम, जिससे उसी का नुकसान है, वो मेरा नुकसान नहीं। वो उस समय उस सिचुएशन से निकला, लेकिन आगे जो उसके बाद सिचुएशन पैदा होने वाली उसको वो डील करना नहीं आएगा। देन व्हाट टू डू देयर? मतलब हमारी काउंसलिंग रॉन्ग है, हमारी जो कोचिंग है वो रॉन्ग है। अब काउंसलिंग में हम क्या करते हैं? पास्ट एक्सपीरियंसेस जो है उसको पिक करते हैं, उसके हिसाब से मरीज को खेलना सिखाते हैं कि ये हुआ था, ये नहीं हुआ था, आपको इस तरह से जाना, इस तरह से। कोचिंग क्या है? आपको रिसेंट इमोशंस, जो रिसेंट उसके चल रहा है, उस समय के इमोशंस, जो उस समय की उसकी स्ट्रेंथ है, उसका मेंटल स्ट्रेंथ है, हम उसके हिसाब से उसको कोच करते हैं, उसको सिखाते हैं कि भैया जो पिछला था वो चला गया है, आज तुम इस चीज को इस तरह से परसीव कर रहे हो, इस तरह से अपना विजन थोड़ा सा खोल के देखो। काउंसलिंग और कोचिंग में फर्क है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? जब आप काउंसल करते हैं, कोचिंग करते हैं, आपको अकॉर्डिंग टू मरीज समझाना होता है। ये हमारा इंटेलेक्ट है। अगर हमारा इंटेलेक्ट स्ट्रांग होगा, हमारा परसीविंग खत्म हो जाएगा, हम परसीव करना बंद करेंगे, हम हमारी परसेप्शंस जो हैं हम उसको शट डाउन करके अगर मरीज को सुनते हैं तो हम मरीज को ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। जो आप लोग माइंड मेथड से खेलते हैं, मेरे पास 70-80% लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ये आ गया, हो गया है। जैसे एक डॉक्टर ने थोड़े दिन पहले पूछा कि कुछ प्रसाद में पंडित जी ने खिला दिया, उसके बाद भूत चढ़ गया, है ना? तो अब वो कहती है कि नहीं मुझे यहाँ लेके जाओ, मुझे वहां लेके जाओ, मैं फिर ठीक हो जाऊंगी। अगर मैं भी ठीक होती तो मैं सही रहती। और हर बात इन राइमिंग। मेरे लिए केस अधूरा ही नहीं है ही नहीं है। अब सिर्फ अगर मैं इतनी सी बात पर ये 3 या 4 सेंटेंसेस में पिक करूंगी तो मैं क्या पिक कर रही हूँ? उसका पेक्युलरिटी क्या है कि राइमिंग में बात कर रही है। तो मेडिसिन मेरे अंदर से राइमिंग वाली आएगी। क्या आप अगैरिकस क्यों नहीं सोचते हो? अगैरिकस जब भी डिल्यूजन में होगा तो क्या होएगा? एक राइमिंग वे में बात करता है ना? पर वो अगैरिकस है या नहीं है वो मुझे नहीं पता। यहाँ पे मेरा सजेशन रॉन्ग है। तो मुझे देखना है कि कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, पहले क्या थी, उसके प्रोसेस, थॉट प्रोसेस क्या था, आज उसका थॉट प्रोसेस क्या है, धीरे धीरे वो डिल्यूजन में गई है तो क्यों गई है ना? ये एक सही रास्ता होना चाहिए हमारा। सिंगल सिंगल सेंटेंस पे रूब्रिक्स मत बनाइए, सिंगल सेंटेंसेस पे माइंड पर मत खेलिए। एक और एग्जांपल देती हूँ। जिस तरह से मैंने आपको इमोशंस बताए, लव, हेट, एंगर, कितने सारे इमोशंस आते हैं। जैसे हेट है, हम देख रहे हैं हेट क्या है? एक ऐसा इमोशन है। कहाँ से आता है हेट? कोई बताएगा? किस तरह से हेट इमोशन डेवलप होता है? एनीवन प्लीज कम फॉरवर्ड। बताओ भाई। नफरत की जो फीलिंग है वो कहाँ से आती है? रिलेशन से आती है, पास्ट बिलीफ से। वैशाली, वेरी राइट। देखिए जहां रिलेशंस होंगे, सिचुएशंस ऐसी बनेगी, है ना? हमारा रिलेशन खराब हो रहा है, उस रिलेशन में कुछ आपका ट्रस्ट खराब हुआ है, वहां से वो नफरत आएगी। लेकिन रिलेशन है वहां पे अभी भी, पहले प्यार से निभाया, अभी नफरत से निभाया जाएगा, है ना? तो क्या है ये? बेस्ड क्या है? रिलेशन के ऊपर है। तो इफेक्ट देखो कहाँ कहाँ करेगा। हमने सिर्फ ये सोचते हैं कि ये पास्ट बिलीफ से आया, हमारा कहीं से आया, उसके एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे। यस मीनाक्षी, एक्सपीरियंसेस बैड रहे, बिटर एक्सपीरियंसेस रहे, ठीक है। अब मीनाक्षी जैसे आप बोला ना बेटू आपने कि एक्सपीरियंसेस, देखिए अगर बिटर एक्सपीरियंसेस हैं, बहुत सारे लोगों के एक्सपीरियंसेस जब बिटर आते हैं तो क्या होता है? वरीज क्रिएट होती है। कुछ के हेट आ गया, है ना? कईयों का एग्रेशन डेवलप होता है। मेरा बिटर एक्सपीरियंस होगा तो मुझे
आई जस्ट फील के मेरा एग्रेशन बाहर आएगा, मुझे लगता है। तो डिपेंड्स हर इंडिविजुअल के ऊपर कि वो अपना बेस्ट कैसे बाहर निकालेगा, चाहे उसका बुरा इमोशन ही हो, गलत इमोशन ही हो। तो हेट भी रिलेशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। एक रिलेशन से डेवलप हुआ, एक सिचुएशन ऐसी आई कि उस चीज से उसको नफरत हो गई, उस बंदे से नफरत हो रही है, उस सिचुएशन से नफरत हो रही है, या वो डीलिंग्स जो कर रहा था वो पहले की, वो उसको एक्सपीरियंस रॉन्ग हुआ। तो जिस तरह से वो डेवलप होती हैं, अगर तो वो हेट हुई और छूट गया, खत्म हो गई बात, अंडरस्टैंड कर गया सिचुएशन को, तो देन इट इज ओवर। लेकिन अगर वो पाइल कर रहा है इसको बार 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 बार, तो फिजिकल लेवल हमारा बॉडी के अंदर चेंज होगा, जिसको आप लोग जीएनएम थ्योरी, हैमर्स थ्योरी, अलग अलग थ्योरीज में हम देखते हैं ना, हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हैं माइंड और फिजिकल एक जगह पर सेम होता है। हाँ भाई, दूध पियो, 2 क्विंटल दूध है बाबा को। हाँ जी, डॉक्टर विजय अपना ऑडियो बंद कीजिए, इससे बंद करना है इनका, थैंक यू। तो जब हेट का लेवल आपके अंदर बढ़ता है, हम उसको ज्यादा पाइल करते हैं, तो क्या होगा, स्ट्रेस आएगा, हमारा कॉर्टिसोल और एड्रिनल वाले से दोनों लिया की था। लेवल। हाँ, वाले को आप दे रहे हो। हाँ बाबा ओ भाई साहब, आपने फिर ऑन कर लिया ऑडियो। हाँ जी, जब ज्यादा पाइल करते हैं तो क्या आता है, क्रॉनिक स्ट्रेस, ठीक है, हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ा, हमारा एड्रिनलिन बढ़ा, हमारे हॉर्मोन्स जो हैं वो बढ़ते हैं, ठीक है, हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, मसल टेंशन आता है, हेडेक रहता है, ठीक है ना, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, हमारा जीआईटी बिगड़ेगा। ये कॉमन सिम्टम्स है। अब थोड़ा सा सोच के देखो साइंटिफिकली, हमने आर्ट तो देख लिया कि हाँ हेट है, या रिलेशन से डेवलप हुआ। अब हम थोड़ा सा साइंटिफिकली देखते हैं, हमें पता लग गया कि ये हेट इमोशन से जब हम पाइल कर रहे हैं तो यहाँ यहाँ चेंजेस आएंगी, कॉर्टिसोल और एड्रिनलिन बढ़ रहा है। अब थोड़ा सोच के देखो साइंटिफिकली, अगर किसी का कॉर्टिसोल लेवल बढ़ता है या एड्रिनलिन उसका बढ़ता है, तो क्या क्या इश्यूज आएंगे उसकी बॉडी में। वेट गेन होगा, क्योंकि हंगर इंक्रीज होती है जब कॉर्टिसोल बढ़ता है, आपके जीआईटी डिस्टर्ब रहेगा, ठीक है। आप कुछ भी खाते हो, आपको भूख कितना लगता है, अब जब भूख ज्यादा लगती है, आपका जीआईटी डिस्टर्ब रह रहा है, तो आपका पेट भी खराब रहेगा, आपकी स्किन जो है उसकी इलास्टिसिटी खराब होती है। अगर स्किन इलास्टिसिटी बिगड़ती है, जख्म भी इजीली होते हैं आपकी स्किन के ऊपर, एक्ने आते हैं लड़कियों को, ठीक है, आपका हेयर का टेक्सचर खराब हो जाता है, हेडेक होगा, हाई बीपी हो सकता है उनको। और अगर एड्रिनलिन बढ़ता है तो क्या आएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो रही है, बीपी बढ़ेगा, और साथ में शुगर, ये चांसेस होते हैं। अब बीमारियां भी देखिए वैसे आती हैं किसी को ना, ठीक है। अब हम ये देखते हैं उसका माइंड और साथ में उसका फिजिकल, दोनों चीजें अगर हम आर्ट एंड साइंस एज वेल एज साइंस को अगर हम देखते हैं कि होम्योपैथी इज एन आर्ट एज वेल एज इन साइंस, तो देखिए किस तरह से एक मरीज के अंदर फॉल करा, ठीक है। डेवलप हुआ एक इमोशन बहुत ज्यादा, हॉर्मोन्स बिगड़े, उस हॉर्मोन्स ने क्या करा, हमारे फिजिकल लेवल को चेंज करा, तो डिजीजेस बाहर आई। अब मरीज हमारे पास किस लेवल पर आ रहा है, थोड़ा सा हेट हुआ उसको, गुस्सा आया, ये मेरी परसीविंग है हेट की, गुस्से वाली, तो मेरे मुंह से ये निकल रहा है गुस्सा, है ना। गुस्सा आया, अगर डॉक्टर के पास गई, मेंटली डिस्टर्ब हुई, थोड़ा सा काउंसिल करा, कोच करा, इट्स ओवर, मरीज ठीक है। अगर मरीज हमारे पास फिजिकल लेवल को लेकर आ रहा है, और अगर हम माइंड से खेल रहे हैं उसके साथ, तो हमें पता लग रहा है हम कि मरीज जो है सफरिंग उसकी कहां से स्टार्ट हुई है, हेट इमोशन के साथ, और हमने परसीव अपने हिसाब से कर लिया, भैया इसको हेट आया, इसके अंदर डेवलप हुआ, और इसने, मैं अपनी एग्जांपल बता रही हूँ, इसके अंदर हेट डेवलप हुआ और अब ये गुस्से में ये सब चीजें कर रहा है। लेकिन उस पेशेंट को क्या वो गुस्से में कर रहा है, अब हेट तो डेवलप हुआ है,
बाहर किस तरह से निकालना है। अगर तो हेट को सप्रेशन चल रही है, हेट पाइल होता रहे तो फिजिकल लेवल आ जाएगा। अगर वो सप्रेस नहीं हुआ है तो बाहर निकाल रहा है, तो उसका भी एक फेस होगा ना, उस नफरत को किस तरह से बाहर निकालेगा। गुस्से से निकाल सकता है, किसी और का कोई और फेस बाहर आ सकता है, चिंताएं हो सकती हैं, वरीज हो सकती हैं, ठीक है, या उसका रोना पीटना बहुत हो सकता है कि मैं इसके बिना रह ही नहीं सकता, ये करो वो करो, तो वो पैनिक अटैक्स आने शुरू होंगे, एंजाइटी वहां पे स्टार्ट हो जाएगी। अगर देखो एंजाइटी आती है, अगर कोर्टिसोल लेवल हाई होता है तो उसमें स्ट्रेस के साथ एंजाइटी आती है और साथ में क्या आता है, पैनिक अटैक्स। तो ये केस पूरे का पूरा साइकोलॉजी की तरफ को चले जाता है, ठीक है। और अगर उसका अपने पर कंट्रोल ज्यादा रहता है, पैनिक अटैक्स नहीं आ रहे हैं, वो पाइल भी कर रहा है और समझ भी रहा है और फिजिकल लेवल चेंज हो गए हैं, देन क्या होगा, कोई ना कोई फिजिकल लेवल उसका डिस्टर्ब हो जाएगा, अब वो बीमारियों के साथ आएगा। और हम माइंड के साथ भी खेल रहे हैं और माइंड के सिम्टम को हेट वाली मेडिसिन को पिक कर रहे हैं, तो क्या होगा, उसके सिम्टम्स तो रिलैक्स हो जाएंगे, लेकिन उसकी जो पैथोलॉजी डेवलप हुई है, जहां पे फिजिकल डिस्टर्बेंस है, वो चेंज नहीं होगी। बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने देखा माइंड पर खेलते हुए, और वो बोलते हैं मेरा मरीज बहुत देर से ठीक चल रहा था, लेकिन जब जैसे ही मैंने रिपोर्ट्स करवाई तो उसमें पैथोलॉजी चेंज नहीं हुई है, वो प्लस प्लस होके आई है। क्यों आई है, क्योंकि हमने इमोशन पर तो खेला है, लेकिन उसकी पैथोलॉजी नहीं पिक करी। हमें वो रेमेडी पिक करनी थी जहां पे इमोशन प्लस उसका फिजिकल लेवल, दोनों लेवल्स को आप पकड़ के चलेंगे, ठीक है। जिस तरह से फियर है, फियर की हम रेमेडीज, जैसे उस पेशेंट ने, मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा कि कुछ खिला दिया प्रसाद में तो वो बहुत रिलीजियस हो गई है और राइमिंग में बात कर रही है, तो हम उसको हायर सेमिस्टर स्ट्रामोनियम दे सकते हैं। तो देखो हायर्स और जो स्ट्रामोनियम है, ठीक है, नो डाउट कि वो रिलीजियस है, सिर्फ उसका रिलीजियसनेस पकड़ के हम स्ट्रामोनियम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें कॉजेशन का एग्जैक्टली पता ही नहीं है। हमें बताया जा रहा है, पेशेंट को हमने एक्सपीरियंस नहीं करा है। हम यहाँ पे जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, हम उसको परसीव कर रहे हैं कि हाँ रिलीजियस है, देन इट्स ओके, ये रिलीजियस है, ये रूब्रिक लगा लीजिए। राइमिंग्स में बात कर रही है, अगेन पिक दिस, लेकिन क्या वो है, हमने उसको परसीव उसके हिसाब से लेना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपना इंटेलेक्ट उसमें नहीं करना है, ठीक है। ये तो रहा केसेस का कि किस तरह से माइंड और किस तरह से आपने फिजिकल्स को साथ में देख सकते हैं। अब ये देखना है कि कितने पेशेंट्स हैं जो माइंड और फिजिकल सिचुएशंस को साथ में लेके, फिजिकल सिचुएशंस मींस फिजिकल हेल्थ को साथ में लेके आते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेंटल सिम्टम्स पे डिस्टर्ब होते हैं, पहली स्टेज पर आते हैं हमारे पास ना। कुछ लोग होते हैं जो हमारे पास फिजिकल डिस्टर्बेंस लेके आते हैं, लेकिन उनको माइंड का कुछ नहीं पता होता, उनके इमोशंस एकदम से डल होते हैं। देन व्हाट टू डू, बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे हैं, मैडम मेरा हेडेक हो रहा है और यहां से हो रहा है, ठीक कर दीजिए, मेरा बीपी बढ़ा हुआ है। देन व्हाट टू डू, आप उसको क्या पूछोगे, भैया तुम लड़के आए हो, नहीं है बंदा को आप ऐसे उस इंसान से ऐसे पूछ रहे हो जो नहीं बताना चाहता है या जिसको एक्सपीरियंस ही नहीं करता है। देन व्हाट टू डू, आप उसको इरिटेट कर रहे हो। मरीज जब आता है, यहाँ पे डॉक्टर संजय ने जो हमें बताया है कि क्या बोला था उन्होंने, व्हाट टू ट्रीट, यस, उनका सेम जो क्वेश्चन आया था, व्हाट टू ट्रीट, हमें ट्रीट करना क्या है, एटलीस्ट वो पता होना चाहिए। दिस इज द एग्जैक्ट इंपॉर्टेंस ऑफ केस टेकिंग। किस तरह से मरीज एक आता है, मेरे पेट में दर्द है, ठीक है, दिस इज द इंफॉर्मेशन ओनली, मेरे पेट में दर्द है। उसके बाद उसने आपको नहीं बताना है। अब उस पेशेंट का आप क्या लेंगे, आपको पता है कि पेशेंट फैक्ट लेवल पर रहेगा। व्हाट इज द फैक्ट लेवल, जो सिर्फ फिजिकल लेवल को टच करे, उसकी टमी में दर्द है, वो टच करके बता सकता है। आप टच करके देख सकते हो कि इज इट स्टैंडर्ड ब्लोटिंग, यहाँ पे कुछ है या नहीं है, खाना खाया है नहीं खाया है, कॉन्स्टिपेशन है कि नहीं है। ये सारे सिम्टम्स क्या है, फिजिकल लेवल वाले, फैक्ट लेवल वाले।
यहाँ पर रेमेडी आपको उसी तरीके से पिक करनी है। अगर वो पेशेंट नहीं जा रहा है उसके आगे, कुछ पेशेंट्स आते हैं टमी में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, बहुत जोर से गुड़ 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 हो रहा है, यहाँ पे उस पेशेंट ने क्या करा है, सेंसेशन दिया है हमें साथ में, जिस तरह से वर्षाली ने बताया था कि सिम्टम कंप्लीट कीजिए आप, लोकेशन, सेंसेशन, उससे पूछ सकते हैं कब ज्यादा है कब कम है, मोडालिटीज पिक कर सकते हैं। ठीक है, एक पेशेंट आ रहा है, मेरे टमी में दर्द हो रहा है, बहुत तेज गुड़गुड़ गुड़गुड़ हो रहा है और मैं इससे इतना डिस्टर्ब हो रही हूँ कि मुझसे काम नहीं हो रहा और फिर मुझे इरिटेशन होती है कि मैं सब कुछ जो मेरे सामने पड़ा है उसको खत्म कर दूं। दिस इज उसका मेंटल स्टेट है, ये उसका डिल्यूजन है साथ में। यहाँ पर वो पेशेंट डिल्यूजन को टच कर रहा है, यहाँ पे आप उसके माइंड के साथ खेलिए ना, उसका माइंड वो बहुत इजीली बताएगा। जहां पे सिम्टम भी कंप्लीट करता है ना, वो भी माइंड पर। हाँ जी संजय। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जैसे श्योर। तुम यही कंटिन्यू करो। हम्म। तो आपने बोला कि जैसे माइंड हमें देखते, बहुत सारे डॉक्टर्स ने बोला है कि माइंड भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ लेकिन जी, हमें पता है कि जो मन है ना बहुत चंचल होता है, बिल्कुल। बहुत सारे चीज उसे इन्फ्लुएंस करती रहती है ना। हम्म। सिचुएशंस है, कंडीशंस है, सराउंडिंग्स है, ये इन्फ्लुएंस करती रहे, तो तुम कौन सा सिम्टम लोगे। तो यहाँ पे यही इम्पोर्टेंट है कि हमें वो सिम्टम लेना चाहिए जो सिकनेस के ड्यूरिंग चेंज हुआ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस पे भी आऊंगी अभी। हाँ, सिकनेस के इस पे ड्यूरिंग चेंज हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल, वही माइंड का सिम्टम, बिल्कुल बिल्कुल मैं उस ना पे कि भी तुम आऊंगी अभी। रेगुलर यही हाँ वो भी, हाँ। बिल्कुल उस पे भी आऊंगी। कहाँ थे हम? हाँ, ये कि टमी में दर्द हो रहा है, उसके बाद उसने अपना बताया कि मुझे ये फीलिंग आती है कि मैं ये करूं। देखिए अब यहाँ पे फीलिंग में मैं एग्जांपल्स दे रही हूँ, क्या अकॉर्डिंग टू मी, अकॉर्डिंग टू माई सेल्फ, जो मैं परसीव कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस समय फ्लो में हूँ। तो तोड़फोड़ की बात आई देखो यहाँ पे भी, है ना। आप लोग जब भी दोगे तो आप अकॉर्डिंग टू यू देनी चाहिए आपको, किसी के बहकावे में, किसी के कहने से जब आप परसीव करते हो कोई चीज, और उस एग्जाम्पल्स को, उस सेंटेंसेस को जब आप वैल्यू देने लग जाते हो तो आपका इंटेलेक्ट कम होता है। ठीक है, तो ये चीज है। जिस तरह से डॉक्टर संजय ने भी बताया है कि चेंजेस कौन सी पिक करनी है, जो आपका चेंज होता है। जैसे नॉर्मली आई एम नॉट एग्रेसिव, लेकिन जब मेरी हार्ट सिचुएशंस या मेरी चीजें खराब होंगी, देन फिर मेरा मेंटल स्टेट चेंज होगा उस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, किस तरीके से एग्रेसिव है। लेकिन वो अग्रेसिवनेस किस तरह की होगी, वो अलग अलग। मेरी स्पीड काम की बढ़ेगी, मेरा थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, ठीक है, मेरे डिल्यूजन्स शार्प होते जाएंगे, जो जो मैं सोचती हूँ, जिस तरह से मैंने काम करना है ना। तो वो सिचुएशंस आपके उस जो आपका माइंड से फिजिकल लेवल को जाते हुए आपका मेंटल ग्रोथ, मेंटल इंटेलेक्ट चेंज होता है, वो पिक करना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन ध्यान जरूर रखना होता है कि पीछे जो हम छोड़ के आए हैं वो नॉर्मल क्या था, क्योंकि हमने टच तो नॉर्मल को करना है ना। फियर की जिस तरह से मैं एग्जांपल एक और बताऊंगी, जैसे हम ले लेते हैं कि फियर है, स्ट्रामोनियम को जिस तरह से मैंने बताया कि उसमें एक रिलीजियसनेस भी होता है, उसमें फियर भी होता है ना। एक्यूट में भी होता है, उसमें रहता है हायोसैमस, बेलाडोना, ये सब हाइपर रेमेडीज हैं। एकोनाइट में फियर है। अब फियर को देखते हैं किस तरह से। अगर तो ये एवरीडे रोज का डर है तो ये किस तरह से बाहर आएगा, थोड़ा टिमिड हो जाएगा पेशेंट कि नहीं, मुझे नहीं करना है ना। वो छोटे छोटे डर अंदर रहेंगे, ठीक है, थोड़ी चिंताएं, थोड़ी शर्म के नहीं मैं ये कर दूंगा तो ये नहीं होगा, तो वो भी एक तरह का डर रहता है। वो टिमिडिटी बाहर आएगी और चिंता, अगर मैं ये कर दिया तो ये हो जाएगा। तो वो वरीज और टिमिडिटी पेशेंट को आगे नहीं बढ़ने देती है। ये तो है छोटे छोटे फियर्स जो रोज की उसकी आदत है, जो रोज उसके बाहर आ रहे हैं। लेकिन अगर यही फियर क्रॉनिक होता है तो इस फियर को साइकोलॉजिकल फियर हम नाम देते हैं। फिर क्या होने लगता है, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स, बेचैनी आएगी, एजिटेशन आएगी, फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलती है, ठीक है, एंटीसिपेटरी फियर बन जाता है। सोच के अपना मन में हम सिचुएशन बनाते हैं, उसके हिसाब से हम डरना शुरू कर देते हैं कि ये हो गया है, ठीक है। फोबियाज बहुत रहेंगे,
सोशल फियर रहने लग जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें जो हमें अगर याद रहने लग जाए, या हम उसको याद ना सही, गलत सेंटेंस हो गया, हम अंडरस्टैंड करने लग जाएं, तो मरीज को इजीली पिक कर सकते हैं। और यही केस टेकिंग की सही इंपॉर्टेंस रहती है, चाहे आप उसको माइंड के तरीके से देखें, फिर चाहे आप उसको फिजिकल लेवल पर जाएं। अब दूसरी बात है कि जिस तरह से मैं हमेशा ही पैथोलॉजी केसेस देखती हूँ, हम लोग तो रिपोर्ट्स देखते हैं, फिर उसको रिपोर्ट को चेंज करना हमारा मोटिव रहता है, तो हम लोग पैथोलॉजीज ही देखते हैं। उसमें हम क्या पिक करते हैं? फिजिकल लेवल्स। हमें सिम्टम कंप्लीट करना होता है, हमें उसकी मोडेलिटीज देखनी है, हमें कंकॉमिटेंट्स पिक करते हैं। उसके बाद हमारी कोशिश होती है माइंड से हमें कोई रास्ता मिलता है कि नहीं, लेकिन वहां पे हम थीम पर जाते हैं। वही संजय की बात कि उस डिजीज कंडीशन में उसमें चेंजेस क्या आई हैं वो हम पिक करनी है। हम नॉर्मल चीज को नहीं पिक करते हैं जो पहले था, ठीक है ना। अगर हमें ये माइंड डिजीज कंडीशन में उसका जो मेंटल स्ट्रेंथ चेंज हुई वो पता लग जाए, समझ आ जाए, उसके बाद उसके डिजीज के सिम्टम जो उसके सामने हैं हमारे पास, जिसको आप लोग थेरापेटिक्स भी बोलते हैं, हम उस तरह से प्ले करते हैं। तो हमारे पेशेंट्स जो मैं अक्सर देखती हूँ फाइब्रॉइड में, बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि मल्टीपल फाइब्रॉइड्स ठीक नहीं होते हैं। सिंगल फाइब्रॉइड के लिए भी सिम्टम्स और मल्टीपल फाइब्रॉइड के सिम्टम, अगर आप दोनों पिक से ही करते हैं तो आपका मल्टीपल फाइब्रॉइड्स भी जाएंगे, 100% जाएंगे। उससे घबराओ नहीं, आप पैथोलॉजी केसेस पिक कीजिए, साइंस को फॉलो करो, उसको देखना जरूरी है आपकी एनाटमी क्या कहती है, फिजियोलॉजी क्या है, आपकी पैथोलॉजी क्या है। देखिए एनाटमी में बहुत सारे आपको बॉर्डर्स, इसके ऑर्गन्स के पता लगते हैं, उसके लेंथ ब्रेड का पता होता है ना, कहाँ पे उसकी प्लेसमेंट है हमें पता होता है। अब मैं एक सिंपल एक एग्जांपल बताती हूँ। अगर कुछ बच्चियों का हमने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन होती है और ठीक ही नहीं होती है ना, एक बार उसका यूएसजी करवाइए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। अगर रेट्रोवर्टेड यूट्रस है तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन रहना नॉर्मल है, कॉमन सिम्टम है उसका। क्यों? क्योंकि उसका एनेटमिकल डिसफंक्शन है, यूट्रस सही प्लेस पर नहीं है, एंटीवर्टेड नहीं है। अगर वो रेट्रोवर्टेड है तो यूरिन का आउटपुट जो है बार बार फ्रीक्वेंट यूरिनेशन रहेगी, थोड़ी देर बाद। थोड़ी देर बाद मतलब ये नहीं कि आधे घंटे बाद। अगर वो 6 घंटे बाद नॉर्मल समझते हैं तो उसका 2-3 घंटे बाद होएगा, रात को उठना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एनाटमी उसकी प्लेसमेंट अलग है। अगर किसी का लीवर 17 सेंटीमीटर 18 सेंटीमीटर है, मीन्स कि उसका साइज भी बढ़ गया भाई, दूसरे ऑर्गन को वो पुश कर रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर उसको इश्यू रहेगा एपिगैस्ट्रियम में। अब वहां पे जो एपिगैस्ट्रियम में इश्यू रहता है, इट डजंट मीन कि उसको एसिडिटी है, इट डजंट मीन कि वहां पे उसको हर्निया है, एपिगैस्ट्रिक हर्निया है, उसका लीवर का इश्यू है वहां पे। अब अगर लीवर की भी मेडिसिन आप देखोगे लेफ्ट लोब और राइट लोब की मेडिसिन अलग है। अब देखो इधर को बढ़ रहा है तो आपको एग्जैक्ट मेडिसिन समझ आती है, ठीक है ना। ओबेसिटी के केसेस में हमने अगर अल्ट्रासाउंड करवाया एक पेशेंट का, उसका हर ऑर्गन का साइज बढ़ा है, उसके लीवर का साइज 17, किडनी का साइज 13-14, उसका यूट्रस बड़ा है, उसकी ओवरीज बड़ी है, मतलब उसके विसराज का साइज बड़ा, उसकी टम्मी कितनी बड़ी है। हमें यहाँ पे क्या डील करना है? फैट नहीं, हमें विसराज को भी डील करना है। हमें देखना है कि ऐसी क्या चीज है जो उसके विसराज को भी बड़ा कर रही है, ठीक है ना। हमें वो मेडिसिन सामने लेके आनी है जो उसकी ओबेसिटी को भी डील करे और उसके विसराज को भी डील करे। सबसे ज्यादा उसकी सिचुएशन अगर खराब है तो हमें वो भी डील करनी है ना। बहुत अच्छे से वो रिकवर कर रही है पेशेंट हमारी। तो हमेशा ये चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। अब आती हूँ डायग्नोज पर। बहुत सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे डायग्नोज वर्ड लेके ना, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं मेरे पास, फाइब्रॉइड है, मुझे पीसीओडी है, मेरा थायराइड बढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास डायग्नोज है तो हमें प्रोग्नोसिस का मालूम होना चाहिए कि ये डिजीज का रास्ता क्या है। कई बार डिजीज अपना रास्ता जारी होती है, दूसरे ऑर्गन को इन्वॉल्व कर रही होती है, हमें लगता है यार ये ठीक हो गया, ये तो दूसरा चालू हो गया। नहीं, वो आगे बढ़ी है।
हमेशा डिजीजेस के प्रोग्नोसिस आपको पता होने चाहिए, जिससे उसकी डीलिंग आपको इजी हो जाती है। बहुत सिंपल बताती हूँ। यूरिक एसिड जिसका बड़ा होगा, ग्रेट टोज होते हैं जो हमारे पैर की उंगलियां होती है ना, खास करके अंगूठा, सबसे पहले वो इफेक्टेड होता है, या पैरों की उंगलियां, ठीक है ना, वहां से दर्द होना शुरू होएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहां नहीं आएगा यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो ये चीजों का हमने ध्यान रखना है। गाउट और रूमेटिक अर्थराइटिस में छोटा सा अंतर है, पहले छोटी चीजें पकड़ी जाएंगी गाउट में, ठीक है ना, उसकी मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्ट होती है बिकॉज ऑफ यहाँ पे क्रिस्टल यहाँ पे डिस्पोजिशन उसमें डिपोज हो जाते हैं ना, डिपोजिशन की वजह से। और अर्थराइटिस में क्या है, स्टिफनेस आती है, वहां पे सनोवियल शीथ में इन्फ्लेमेशन आएगी। तो ये छोटी छोटी चीजें पता होंगी। अब जब दवाइयां देखोगे तो आपको पता लगेगा कि गाउट और अर्थराइटिस की दवाइयां अलग होंगी। साइनोवाइटिस पे जो काम करती हैं वो दवाइयां अलग है, वो दवाई यूरिक एसिड पे काम नहीं कर रही है। यूरिक एसिड डैक्सिस की दवाइयां अलग है। यूरिक एसिड क्या है, एक्सक्रीट होता है किडनी से, ऑब्वियसली स्मेल आएगी, कई बार नहीं भी आती है। अगर स्मेल आती है तो मेडिसिन इज वेरी श्योर कि आप बेंजोइक एसिड दे के देखिए, उस पेशेंट को बहुत जल्दी रिकवर करेगा, ठीक है। अब साइनोवाइटिस को देखिए, पल्सेटेला बहुत अच्छे से वर्क करती है, जो कि हम सोचते नहीं है। ब्रायनिया बहुत अच्छे से वर्क करती है वहां पे, ठीक है ना। एक मैं एग्जांपल देती हूँ। मेरे को एक डॉक्टर का फोन आया बहुत कुछ देर पहले जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, कि मैम आपका क्या कोर्स रहा मेडिसिन का, कैसे, क्या समझते हो कि क्या करना चाहिए था उस समय। मेरा मेजर एक्सीडेंट था, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, नॉट पॉसिबल इन होम्योपैथी कि हम उसको डील कर सकते, नॉट पॉसिबल इन एलोपैथी इवन, दवाइयों से डील हो ही नहीं सकता, वो डीलिंग ही सर्जरी से होनी थी। जहां लगता है कि हमारी लिमिटेशन है, उसको एक्सेप्ट करना सीखो। हम भगवान नहीं है, हमारी भी लिमिटेशंस हैं। सर्जन को पता होता है ये मेरा काम है, वो एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है ना। एक एमडी डॉक्टर को, मेडिसिन के डॉक्टर को पता होता है ये मेरी हद है, तो हमें भी मालूम होना चाहिए भैया ये मेरी लिमिट है, मैं यहां तक जा सकता हूँ, इसके बाद आपको ये करना पड़ेगा, तो उसको एक्सेप्ट करना। तो इंपॉर्टेंस ऑफ केस टेकिंग मुद्दा लेके यही है, जो केस आता है उसमें ट्रीट क्या करना है, किस तरह से करना है, अपने विजन को बढ़ाओ, ठीक है। आपका अपना विजन अगर बढ़ता है तो केस को ट्रीट करना इजी हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज एक ही तरीके से हम केस ट्रीट करते हैं, माइंड पर करते हैं तो माइंड पर करते हैं, हमें दूसरा मेथड नहीं समझ आता। जो लोग थेरापेटिक्स पे करते हैं वो थेरापेटिक्स ही देखते हैं, उनको दूसरा मेथड नहीं आता। तो एक बार अपना विजन खोलो, सामने क्या है उसको देखो, नहीं समझ में आता अपने फेलो कोलीग से पूछो, डिस्कस करो, ताकि थोड़ा सा विजन खुले, हमें तरीके नहीं मिले। रिमेटिज्म और हार्ट कॉम्प्लिकेशन प्रोग्नोसिस, लोकल सिम्टम्स टोटल वर्सेस टोटलिटी, क्या पूछना चाहता है? ये भी हो देती कि स्ट्रेस हो जाते फिर हाथ ਤੇ चल जाता। अच्छा अच्छा, हाँ, कॉम्प्लिकेशंस जो होती है ना डिजीजेस की, डायग्नोसिस की, जैसे अर्थराइटिस है, हम देखते हैं कि उसके कॉम्प्लिकेशंस भी रहती हैं। ये मेरा स्टूडेंट बैठा मेरे साथ मनराज, तो उसने लिख के बोला है कि वो पेशेंट भी बताओ। तो आप जब भी देखते हो पेशेंट, उसका डायग्नोस के साथ साथ ये देखना जरूरी है कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है उस डायग्नोस में। बहुत बार ये होता है कि कोई भी मरीज आपका डायग्नोस को बहुत पीछे छोड़ के उस कॉम्प्लिकेशंस के साथ आ रहा होता है ना। मैं आपको याद करवाना, एक वीडियो भेजूंगी, अर्थराइटिस का कॉम्प्लिकेशंस के साथ आए थे वो पेशेंट। उनका हार्ट पर भी इशू है, उनके लंग्स में प्लूरसी, किडनी में भी इशू, वास्कुलाइटिस है, उनका HbB डाउन, तो हर चीज आ रही है। तो जब कॉम्प्लिकेशंस के साथ हम पेशेंट को देखते हैं, वहां पे आपका ट्रीटमेंट एकदम से डिफरेंट होता है। उस कॉम्प्लिकेशंस को डील करना है, क्योंकि वो आउटर फेज है, ठीक है। वहां पे जिस तरह से हम अगर सबको कलेक्ट करके भी करना चाहेंगे, अगर आपको रेमेडी मिल जाती है, वो एक वंडरफुल एक आपका रिजल्ट लेकर आएगी। बहुत सारे पेशेंट होते हैं जैसे फाइब्रोएडिनोमा के साथ आपका ये ET उसका इंक्रीज होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है साथ में,
है ना, साथ में गॉल स्टोन है पेशेंट का। तो ये सब चीजें अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे एस्ट्रोजन का इशू है। एस्ट्रोजन की वजह से हर चीज उसकी डिस्टर्ब हो रही है, और अगर हम उस चीज को पकड़ लेंगे, ठीक है ना, आप अगर ये देखोगे कि जो सेक्स हॉर्मोन्स हैं उनकी पेरेंटिंग कहाँ है, कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल की मेकिंग कहाँ है, लीवर है। इट मीन्स कि लीवर से कोई कुछ इश्यू आ रहा होगा। तो अगर हम ये चीजें पकड़ें, उसका आउटर फेस और साथ में उसका जो सेंटर है उसको ना छोड़ें, तो मरीज बहुत अच्छे से रिकवर होता है। बहुत सारे पेशेंट्स आपको मिलेंगे मल्टीपल डायग्नोसिस के साथ। वहां पे पेशेंट्स, हमारे डॉक्टर्स हमेशा कंफ्यूज होते हैं, यार ये क्या करेंगे, है ना। वहां पे घबराना नहीं है, उसका थ्रेट बनाइए, आप डिजीजेस पिक कीजिए, आप देखिए कि ये सारी डिजीजेस कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसकी वजह से आ रही है। जैसे मैंने कॉर्टिसोल में बताया, एड्रेनलिन में बताया कि बीपी भी बढ़ रहा है, उसका शुगर भी इंक्रीज हो रहा है ना, बताया ना। तो अब बीपी और शुगर देखिए अलग है। अब बीपी में आप क्या करेंगे, नमक बंद कर देंगे, शुगर में आप मीठा बंद कर देंगे, लेकिन वो एडजेसेंट है, पैरेलल डिजीजेज हैं, एक दूसरे के साथ चलती हैं। और कई बार ऐसे मरीज को थायराइड भी लेके आ जाता है। अब तीनों डिजीजेज साथ साथ चलती हैं, देन व्हाट टू डू। आपको एक ऐसा थ्रेड मिल ही जाएगा उस पेशेंट में, उसका कोई इमोशन कुछ ना कुछ ऐसा मिल ही जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया कि ये हेट की वजह से उसका एड्रेनलिन भी बढ़ा और कॉर्टिसोल भी बढ़ा, ठीक है ना। तो वो रेमेडी को पिक करना जरूरी होता है जो उसका एड्रेनलिन लेवल को डाउन कर दे और उसके कॉर्टिसोल लेवल को भी डाउन कर दे, ठीक है ना। ये कब होगा, जब हमें वो दवाइयां पता होंगी जो हेट को भी पकड़ ले और जो उसके फिजिकल लेवल को भी टच कर रही हैं। अगर एक भी छूटा तो अधूरा हमारा केस होगा। कोई सवाल? कोई सवाल हो किसी का? सवाल बताओ भाई। मुझे तो लगता है मैंने बहुत जोर लगा के समझाया, समझ भी आया कि नहीं आया वो तो बताओ। करिए उसको। राजीव, चुपचाप बैठे हो, बोलो तो सही। या तो सब समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया आज। हेलो, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी, कैसे हो बेटा? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। मैं सुन रहा कैसे था, हो बहुत अच्छा महारथी? लगा। महारथी कैसे हो भाई? ऑल वेल। हाँ जी। ठीक है, बढ़िया है। बट ये है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपको पता है कि मैं से साइड करते हो? इफेक्ट्स होते हुए माइंड की तरफ डाइवर्ट हुआ हूँ। तो शायद मेरा ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हम्म। मैं अकेले एक चीज पे नहीं चलता, लेकिन माइंड को जरूर प्रेफरेंस देता हूँ, और अगर कोई पैथोलॉजी के ऊपर केस आता है तो भी मैं माइंड को प्रोब जरूर करता हूँ। हम्म। और मैं कोशिश करता हूँ कि माइंड से ही निकालूं मेडिसिन। लेकिन कई बिल्कुल। बार, एक बार आपके जब मेरा एक लेक्चर था, तो एक डॉक्टर ने पूछा था कभी पैथो इसके ऊपर फेलियर भी मिली हो, तो मैंने बताया था कि हाँ फेलियर मिलती है। तो भी एक रिसेंटली केस आया मेरे पास, उसको लेडी को लिकोरिया था काफी टाइम से। तो मैं, उसका हस्बैंड रहता है आउट ऑफ इंडिया, तो मैं उसी से कोरिलेट कर रहा था कि हो सकता है कोई सप्रेशन हो, इमोशनल सप्रेशन हो, ये वो। मैं काफी कुछ ट्राई किया लेकिन नहीं मेडिसिन। एक दिन उस लेडी ने मेरे को एक बात बोली, कहती लिकोरिया ऐसे है जैसे यूरिन आता होता है। तो उसमें हमारे पास सिंगल मेडिसिन है। ये मैंने टोटल पैथोलॉजी के ऊपर, मैंने पैथोलॉजी भी नहीं देखी, लेकिन एक सिम्टम है हमारे फिजिकल के ऊपर, और उसमें सिंगल मेडिसिन दी है, ऑस्मियम एनिमेलिस शायद है, चेक कर लेना, लिकोरिया यूरिन लाइक। तो वो जब मेडिसिन दी, और उस मेडिसिन ने ऐसा मिरेकल किया, तो आज 7 महीने हो गए। वो 1 साल से चलता हुआ केस 7 महीने में वो ठीक है, 7 महीने से बिल्कुल ठीक है। नहीं, अभी ये तुमने बड़ा सही बताया, मेरे को अपना केस याद आया एक। जी मेरी पेशेंट को लिकोरिया ऐसे वो ना जख्म कर देता है, हाँ। और कोरोजन। साथ में थाइस पे, इनर थाइस पे भी। जी तो जी। वो पेशेंट आया था अर्थराइटिस के लिए हमारे पास।
हम्म सिवियर अर्थराइटिस है, बच्चे को बचपन से है, यंग बच्ची है अभी हम्म वो, ये नहीं मैं कहूंगी ठीक है, अभी चल रहा है वो केस हमारे पास, ठीक है ना। अर्थराइटिस है, साथ में उसका HB फॉल करता है 4 पर 5 पर ऐसे। तो उसको लिकोरिया इतना सिवियर, जब मैंने उसको फाइंड आउट करा तो देखा कि अगर आप अनिमिक हो जाते हो सिवियरली तो लिकोरिया भी होता है। तो वो ओके। मेडिसिन पिक करो कि आपका एनीमिया और लिकोरिया साथ में आए, और साथ में आपका जॉइंट पेन भी आए। तो नेट्रम्यूर उसमें दी थी तो उसमें काफी अच्छा रिजल्ट आए थे, लेकिन वो सिचुएशनल रेमेडी ही आई है उसकी अभी। ओके। अभी इतना रिकवरी मोड पर नहीं है वो। हाँ ठीक है कि वो चल रहा है केस बस, क्योंकि उसका जब हमने ये अर्थराइटिस RA फैक्टर चेक करवाया है, वो हम्म अभी 33-34 पर आई थिंक, डाउन नहीं गया, हम्म लेकिन सिम्टम्स अभी उसके जा रहे हैं। तो हाँ, हो देखते हैं आगे सकता है क्या कि होता है। अभी सिम्टम जा रहे हैं, हो सकता है इसके बाद कोई नई रेमेडी के सिम्टम आ जाए और वहां पे कोई नई रेमेडी सिलेक्ट हो जाए, कुछ या नया सेम नया समझ मेडिसिन में की पावर चेंज करके पैथोलॉजी पे भी इफेक्ट आए उसको। आए उसको। तो उसको अभी तो इसी पे रखा हुआ है, हम देख रहे हैं आगे क्या क्या आए। लेकिन तब उसका थोड़ा HB भी बढ़ा। हम्म देखो यहाँ पे हमने, मैं ये नहीं कहूंगी कि उसको हमने HB बढ़ाने के लिए कुछ नहीं दिया, हमने लेवोजिन दिया उसको, है ना, मिड हम्म ब्रेकफास्ट, कि आपको हम्म खाने के साथ ही आपको लेवोजिन लेना है। तो उसका 8-9 पर भी गया उसका HB। हम्म तो साथ में हमें सप्लीमेंट्स ना देना, ये मुझे सबसे बड़ी बेवकूफी लगती है कि बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं विटामिन डी आपका कम है। नहीं नहीं, हम कॉन्स्टिट्यूशनल देंगे, विटामिन डी बढ़ेगा। भैया जब तक बढ़ेगा तब तक बहुत कुछ हो जाना हम्म। है ना। पैथोलॉजीज जब आती हैं, सिवियर पैथोलॉजीज, तो वहां पे मुझे समझ नहीं आता आप इंतजार किस बात का कर रहे हो, आप क्यों ऐसे भगवानगिरी करते हो यार कि हाँ मैं चेंज कर दूंगा। नहीं, अ, पॉसिबल नहीं होता। मैं मेरा इसमें पर्सपेक्टिव ये है कि मैं वाइटैलिटी देखता हूँ। अगर पेशेंट की वाइटैलिटी बहुत ज्यादा पुअर है फिर उनको सप्लीमेंट मैं जरूर देता हूँ। मैं वही लेकिन तो कह अगर रही हूँ उसकी, ना, अगर हाँ, अगर अगर पेशेंट की उसकी, डिजीज ही ऐसी है, उसको हर्ट हो हाँ रहा है, तो आप वेट क्यों कर रहे हो भाई। हाँ, अगर उसकी वाइटैलिटी ठीक है लेकिन जो जो लैब रिपोर्ट है उसमें कम आ रहा है और पेशेंट को ऐसा कोई दिक्कत नहीं है उससे रिलेटेड, तो वेट हम्म एंड वॉच। हाँ, वो थोड़ा सा हम होम्योपैथ्स को वर्क करना जरूरी है। हमें समझ आनी चाहिए कि कौन से सप्लीमेंट्स कब देने हैं, क्यों देने हैं, कैसे देने हैं, और देने चाहिए, ये ज्यादा जरूरी समझ आना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज की जो अब जो जनरेशन आ रही है इस वक्त, जो आपको पता है मेरी बेटी पढ़ रही है, सेकेंड ईयर में आ गई है, तो मैं जब उसको देखता हूँ ना तो उसकी समझ उस टाइम की मेरी समझ से आज काफी एडवांस है। अच्छी बात जब है। मैं अपने आप को सेकेंड ईयर में समझूं और उसके सेकेंड ईयर को, आज की स्टडी का लेवल का बहुत फर्क आ गया अच्छी बात है। है। रिसेंटली मेरी वाइफ को प्रॉब्लम आई, उसको शियाटिका की दिक्कत आई, तो मैं उसको कॉन्स्टिट्यूशनल कलकीरिया काब दी, नहीं फर्क पड़ा। मेडिसिन उसको सिम्टोमेटिकली दी, रस्टॉक्स नहीं है। बाई चांस की बात है, अभी 3-4 दिन वो छुट्टियों में आई हुई थी, तो उसने पूछा हाँ जी मम्मी बताओ क्या प्रॉब्लम है, ऐसे है वैसे है। कहती पापा मम्मा मम्मा को अर्टिका यूरिन दो। मेरे माइंड में ही नहीं आया, मैंने कभी सोचा ही नहीं अर्टिका यूरिन। और डॉक्टर साहब लिटरली यकीन मानोगे, उसको अर्टिका यूरिन से मैंने वोविरॉन तक दे दी उसको कि मैं नहीं आराम आया, चलो इमरजेंसी है वोविरॉन ले लो, कुछ रिलीफ मिलेगा। अर्टिका यूरिन की सिंगल डोज से वो ठीक हो गई। फिर उसने मेरे को बताया, कहती पापा मैंने अभी रिसेंटली पढ़ी है अर्टिका यूरिन, तो मेरे माइंड में थे और वही सिम्टम सारे मैच कर गए, तो न्यूएल्जिया है और थोड़ी स्किन पे प्रॉब्लम आई। मैं कहा ग्रेट, मैं कहा 500 रुपये तेरा इनाम है। दिए थे फिर तुमने, हाँ करा बिल्कुल, ना ठीक छोड़ है। छोड़ दिए वो। ये तो बनता है, देखो ये देना बनता। भी चाहिए, मुझे ऐसा हम्म, लगता हम्म। है। जी चलिए डॉक्टर कोई साहब प्लीज और आप आएगा कंटिन्यू सब। ओके जी, कोई और आएगा अपना शेयर करने के लिए एक्सपीरियंसेस। सर, चलो कोई भी सवाल होगा तो यू कैन आस्क मी। हम बहुत ही जल्द 2 तारीख से PCOD PCOSS और फाइब्रॉइड्स की क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, पेड क्लास होगी। किसी को ज्वाइन करनी होगी तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है।
थैंक यू। नेक्स्ट वीक मिलते हैं थर्सडे को। टिल देन बाय बाय।